तमाम इलेक्ट्रोमैथ बंधुओं को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। हमारे YouTube चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने ऐसा अद्भुत प्रश्न किया कि हमारी तबीयत खुश हो गई। उसने प्रश्न किया कि काउंट सीजर मैटी अपनी रेमेडी का ग्लोवल्स में इस्तेमाल क्यों करते थे। प्रश्न उन्हें यह भी पूछना चाहिए था कि काउंट सीजर मैटी अपनी रेमेडी का इस्तेमाल पानी में क्यों करते हैं, अल्कोहल में क्यों नहीं करते। आप सबको बताया, पर 6 एपिसोड में आपने देखा और हमने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां पौधों के एंजाइम हैं और एंजाइम के 6 कारक के विषय में हमने फैक्टर, एक्टिवेटर्स के जो फैक्टर हैं, 6 फैक्टर की हमने चर्चा की और उसको किसी ने नहीं देखा, इसलिए कि उसके व्यूअर की संख्या जानते क्या है, मैक्सिमम 20 है, जबकि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, 95, और तब व्यूअर्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे सब्सक्राइबर ने भी उसको नहीं देखा। अगर रशीद मोहम्मद अरशद अंसारी कर्नाटक के देखे होते तो इस तरह का प्रश्न नहीं करते। हमने कहा नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है कि एंजाइम्स के एक्टिवेशन में पीएच वैल्यू बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर एक्टिव होता है। अगर पीएच मान कम या अधिक हो तो एंजाइम की एक्टिवेशन क्रिया कम हो जाती है, बंद हो जाती है। हमारे बहुत सारे बंधु तो पीएच को भी नहीं समझ रहे हो कि व्हाट इज पीएच। अरे भाई, पीएच का मतलब होता है किसी घोल में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता जब हम बढ़ा देते हैं तो पीएच वैल्यू कम होने लगता है और घोल खट्टा हो जाता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम की जाती है, खटापन कम होता है और पीएच वैल्यू बढ़ता चला जाता है, वो बेसिक अल्कलाइन की ओर चला जाता है। एक नहीं, मैं 5 लाख इलेक्ट्रोमैथ हैं भारत में, शायद ही कोई जानता होगा कि पीएच का मानक क्या है। हर एंजाइम हमारे शरीर के किस रस का पीएच वैल्यू क्या है हमने भेजा है पीडीएफ में, कोई देखता नहीं है। अब बताइए, अल्कोहल का पीएच वैल्यू जानते हैं कितना है, 2.8। अब आपका अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में ग्लाइकोज में बदलने की बात है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ऑब्जर्वेशन की बात है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा, क्या है नहीं टूटेगा, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम इनएक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां मैटी साहब के जमाने में एंजाइम है, खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने D4 के स्तर पर, D4 का मतलब है 0.01% के लेवल पर रोगी पर एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि बड़ा अद्भुत रिजल्ट है। लेकिन D3.1% मतलब 1:1000 के डाइल्यूशन में जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसका रिजल्ट कम मिला या पैथोलॉजिकल एक्शन मिलने लगा, थेरेप्यूटिक्स मिलने लगा। लेकिन मैटी को तो खोज थी पौधों में वैसे रसायन की जो शरीर पर क्रिया नहीं करे। एंजाइम में ऐसी क्रिया है जो ये उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन एंजाइम नहीं खोज हुई थी। जब खोज हुई 1890 में, और उसके बाद धीरे धीरे 1930 में इसका असल डिडक्ट हुआ कि व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या करता है। एंजाइम्स आर एक्टिव ऑफ लाइफ। अगर एक स्टेज पर हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन रुक जाएं तो सारी क्रियाएं गड़बड़ हो जाएंगी, लिम्फ और ब्लड स्टडी स्टेट गड़बड़ हो जाएगा, होमोस्टेसिस गड़बड़ हो जाएगा, सारी लिविंग सिस्टम एवॉलिश हो जाएगा। हम बता रहे थे कि एंजाइम के एक्टिवेशन में टेम्परेचर भी है, खुद एंजाइम का कंसंट्रेशन है, जिसके साथ क्रिया करती है उसका कंसंट्रेशन वैल्यू है। और सबका हमने ग्राफ भेजा है, पीडीएफ में ग्राफ दिया है, जो किताबें हमारी है उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। और पानी भी, पानी के अभाव में भी एंजाइम काम नहीं करेगा, कम करेगा। तो हर एंजाइम की एक्टिवेशन की एक सर्टेन पीएच वैल्यू होती है। अब D3 से
5 ml D3 का टिंचर जिसका कंसंट्रेशन या ड्रग स्ट्रेंथ 0.1% होता है, अब कितना भी 0.1% समझेगी नहीं। जब D1 के डाइल्यूशन 1 पर जब कंसेंट्रेशन 10% होगा, तब आप D3 पर उसका कंसेंट्रेशन 0.1% होगा और D2 के स्तर पर उसका कंसेंट्रेशन 1% होगा। और ये 10% प्राप्त करने के लिए फार्मूला है, मैटी फार्मूला इस्तेमाल करते थे। हमने फार्मूला उनके पैथोलॉजिकल जो एनालिटिकल रिपोर्ट आया रिव्यू में, क्यों आया लंदन एलोपैथी पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भारी पड़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मैटी का जो रेमेडी है उसका जो एनालिसिस करके देखो उसमें क्या है। जब एनालिसिस करके देखा गया तो उसमें पाया गया कि 0.01% कोई सब्सटेंसेज है जिसका एनालिसिस किया जाना संभव नहीं है। और यही सच है, हमारे शरीर में कितने एंजाइम बनते हैं एनालिसिस करना संभव नहीं है। पौधे में कितने एंजाइम बनता है नहीं है, इसलिए एंजाइम सेल बनाता ही तब है जब सेल को आवश्यकता होती है। जब सेल को आवश्यकता नहीं होती है एंजाइम नहीं बनाता है। और सेल की कार्य क्षमता जानते हैं क्या है? कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। सेल उचित समय पर उचित एंजाइम का निशाना। तो और समय डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट हमारे रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर रमाशंकर आए, जब एनएल सिन्हा की किताब में देखा और उसके जो प्रॉपर्टी औषधि का प्रॉपर्टी को एक एक करके हमने अभी कैप्शन वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया है, उससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पौधों के एंजाइम हैं और आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चरम पर है। हाँ, तो कह रहे थे सर्टेन पीएच वैल्यू पर एंजाइम एक्टिवेशन रुक जाता है, इसलिए मैटी ने D3 के टिंचर को 5 ml टिंचर को 45 ml स्प्रिट में मिलाया और 450 ग्राम गोली भिगाया। 450 ग्राम गोली इसलिए कि भिगाने के लिए 45 ml मिलाएगा। 1 और 9 के रेशियो में नहीं है ये, हालांकि जोड़ने पर 1:9 का रेशियो आ जाता है। तो एंजाइम को फैलाने के लिए 450 ग्राम फैलाने के लिए अलग से स्प्रिट मिला, अल्कोहल मिलाया जाता है, फैला दिया और 24 घंटा उसको सॉकिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। और 24 घंटा के बाद प्लास्टिक थिन पर या कोई ऐसा पेपर जिसमें गोली सटे नहीं, छाया में सुखा अल्कोहल को उड़ा दिया जाता है। इसलिए क्या इसके औषधि के गुण में कहा गया है कि इलेक्ट्रोपैथी का ध्यान स्वादहीन है। तो स्वादहीन बनाने के लिए और अल्कोहल रोके नहीं, इसलिए अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करने के लिए वेपर कर दिया जाता है। और अब हमारे बंधु अरशद अंसारी समझ गए होंगे, उनके साथ साथ हमारे ट्विटर पर पैनल समझ गए होंगे कि मैटी ने अल्कोहल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए कि उसका पीएच वैल्यू 2.8 है। इसी तरह अब आप अल्कोहल में जब आप इस्तेमाल करेंगे, पानी को भी कम करने के लिए आप पानी गोली में भी और पिल्स में भी ड्रॉप में भी मैटी व्यवहार करते थे, उसको भी 1:75 कैलकुलेट करके हमने देखा कि एक पॉइंट गोली की संख्या कितनी होती है। 5 ml में जब इतनी गोलियां भींग जाती है तो 1 ml में कितनी गोलियां भींगेगी, और तब उस कैलकुलेशन करके हमने बताया कि 1:75 के रेशियो में 1 ml टिंचर और 75 ml डाइल्यूट डिस्टिल वाटर। डाइल्यूट का मतलब 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट करते हैं, इसलिए कि फर्मेंटेशन से बचाने के लिए। 10% अगर अल्कोहल मिला हुआ तो उससे फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं होती है। एक्चुअली फर्मेंटेशन रोकने के लिए ही एक्सटेशन में अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। वाटर से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें सभी पदार्थ घुल जाते, यहाँ तक सोना चांदी तांबा सब घुलता है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम होती है। इसलिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन फर्मेंटेशन की क्रिया ऑक्सीडेशन के फर्मेंट कर जाता है, इसलिए अल्कोहल में किया जाता है। और अल्कोहल को बात करने के लिए मैटी ने वेपर करके उड़ा दिया और फिर डिस्टिल वाटर में करके घोल पानी में इस्तेमाल किया। हाँ, एक बात आप लोग पूछेंगे कि होम्योपैथी की दवाएं अल्कोहल में ही क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? हर पेशेंट भी कहता है डॉक्टर को अल्कोहल में ही करता है। अल्कोहल सेल में परमेबल है, ह्यूमन सेल में अल्कोहल बड़ी जल्दी प्रवेश कर जाता है, उसके इम्परमेबिलिटी को बैरियर को तोड़ देता है और अल्कोहल सेल में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण, शराब पी के देखिए, दो एक जड़ा लगातार आप देखिए, आप झूमने लगेंगे। क्या है?
क्यों? इसलिए कि उस पर अल्कोहल का असर पड़ता है। ये क्योंकि होम्योपैथी अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, इसलिए होम्योपैथी की दवाइयाँ एंजाइम नहीं है। क्या है अभी सब्जेक्ट उनका है, और उनसे लोग पूछे, होम्योपैथ से पूछे कि आपकी दवा में क्या है। और अब हम समझते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के भाई समझ गए होंगे कि अल्कोहल में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है और पानी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हर इलेक्ट्रिसिटी के विषय में हमने नहीं कहा। इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में ही, पानी में ही बनता है, डाइल्यूट अल्कोहल मिलाया जाता है, उसका 1:9 का रेशियो होता है। 5 ml टिंचर या 1 ml टिंचर 9 ml डाइल्यूट स्पिरिट के हिसाब से बनाया जाता है। वो 30 ml से 270 ml बनता है इलेक्ट्रिसिटी, 1:9 का ही रेशियो होता है। भैया ध्यान रखना, ये जो D3 या D4 का चक्कर है, जब तक आप 10% ड्रग स्ट्रेंथ 100 कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक ये D1, D2, D3 समझ में नहीं आएगा। और खासियत है फार्मूला का खासियत है कि जब पौधे कितने भी इस्तेमाल किए जाए, उन पौधों का रेशियो टिंचर कुछ भी हो, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रेशियो जब कैलकुलेट किया जाता है, टोटल किया जाता है, तो हर स्थिति में 10 ही होता है। 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में आपकी कहीं गलती हुई है। एसपी फार्मूला की खासियत है। एसपी फार्मूला जो एस्टैब्लिशमेंट का आधार हमने बता दिया है कहाँ है, एनालाइट का रिपोर्ट। मैटीरियल एडिस के 3 लिक्विड का जब एनालिसिस हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया, जब उसने पाया कि 0.01% इसका ड्रग इस्तेमाल है के लेवल पर है, तो वो सही हो गया। 0.01% तभी होगा जब D1 के लेवल पर 10% होगा। और पानी के स्पेसिफिक ग्रेविटी से 1.002 to 1.006 इलेक्ट्रिसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी माना। इसको जब आप बैक करके कैलकुलेट करेंगे तो भी बताता है कि यह घोल जो है 1:10,000 में बना हुआ है। इस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर भैया बंधु ध्यान दो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जब तक सुदामा प्रसाद सिंह की बातें आप गवर्नमेंट के यहाँ नहीं पहुँचाएंगे, आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी ना करे, अगर पब्लिक हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन है और उससे अगर पब्लिक को फायदा होता है तो पब्लिक हमें मान्यता देगी। गवर्नमेंट की मान्यता के लिए हम क्यों परेशान हो? हमको अपना प्रैक्टिस ठीक करना, स्टैंडर्ड मेडिसिन से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अधिक होगी, पब्लिक की विश्वास अधिक बढ़ेगा, पब्लिक की विश्वास अधिक, पब्लिक जागेगी और तब सरकार को कहेगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मॉडर्न मेडिसिन पर भारी पड़ रहा था मैट्रिक के जमाने में, आज भी भारी पड़ेगा। सहयोग, आपके सहयोग की जरूरत है। तो एक और ध्यान रखना, जो भी कॉलेज चलाते हो ध्यान रखो कि किसी भी मेडिकल साइंस में +2 साइंस के बगैर एडमिशन नहीं होता है। तुम कर लेते हो इसलिए घुस जाता है। होम्योपैथी शब्द समझ के लोग घुस जाता है कि होम्योपैथी है, होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी को अलग रखने के लिए मैटी ने सब साफ कहा कि वो सेंटिसनल प्रोसेस से डाइल्यूशन बनाता, मैं डिस्मल सिस्टम में बनाता हूँ। ये 3A किताब इटालियन में 3D को 3A लिखा गया है, एक्चुअली D3 है और D3 के बाद ही बनता है औषधियाँ। तो ठीक है, आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। और अब फार्माकोलॉजी नहीं, होम्योपैथी गर्त में क्यों गिरा, इसका तीसरा और चौथा कारण भी बाकी है। मूल कारण बाकी है, स्टैंडर्ड और मेडिसिन नहीं बनी इसीलिए गिरी, ये कारण बताऊंगा। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा।